गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम पीजी महिला महाविद्यालय भादरा के यूट्यूब चैनल। देखिए, हम बात कर रही हैं एमए फाइनल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो क्लाइमेटोलॉजी थी उसकी हम बात कर रहे थे और हमने लास्टली जो कक्षा में अध्ययन किया है वो किया था हमने पवनों से संबंधित। ठीक है, तो पवनों को ही या हम कह सकते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में हम देख रहे थे। वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत हम देख रहे थे कि पवनों को जो प्रभावित करने वाले कारक थे उन कारकों के बारे में हम देख रहे थे। पवनों को प्रभावित करने वाले कारक। पवनों को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने मुख्यतः क्या देखा था? हमने देखा था वायुदाब प्रवणता। वायुदाब प्रवणता हमने देखा था पवनों को प्रभावित करने वाले कारकों में। ठीक है, उसके बाद में वायुदाब प्रवणता के अंतर्गत क्या देखा था? जहां समदाब रेखाएं पास पास में होती हैं वहां क्या होता है? दाब प्रवणता बल अधिक होता है, और दाब प्रवणता बल अधिक होगा तो पवनों की जो गति है, गति की बात करेंगे, वो गति क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जैसे जैसे समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं, दाब प्रवणता जो बल है वो बल भी क्या लगेगा? कम लगेगा, और कम लगने के कारण क्या है? पवनों की जो गति है वो गति भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये कंसेप्ट हमने देखी थी। चलिए, दूसरी बात कर रहे थे हम पृथ्वी की परिभ्रमण, या हम कह सकते हैं घूर्णन गति। इसकी बात कर रहे थे। पृथ्वी की परिभ्रमण गति या घूर्णन गति की बात की जाए तो इसके कारण क्या है? एक बल लगता है, विक्षेपण बल। कौन सा बल? विक्षेपण बल, डिफ्लेक्टिव फोर्स। विक्षेपण बल पवनों के अंतर्गत बात कर रहे हैं, पवनों को प्रभावित करने वाली कारकों में। तो पवनें क्या है? विक्षेपित होती हैं किसके द्वारा? पृथ्वी के घूर्णन गति के द्वारा। उनमें क्या आ जाता है? डिस्टरबेंस आ जाता है, उनकी दिशाएं क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? विक्षेपण बल। और इस बल का उल्लेख किसने किया था? कोरियोलिस नाम का एक व्यक्ति था जो फ्रांसीसी था, है ना? इन्होंने इसके बारे में बताया। और कब बताया? 1844 में। कि भाई पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनों की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उससे क्या होगा? एक विक्षेपण बल क्रिएट होता है जिसके कारण दिशाएं परिवर्तित हो जाती हैं। अब इस कोरियोलिस नाम के व्यक्ति ने इस बल के बारे में उल्लेख किया, तो इस बल को हम किस नाम से जानने लगे? कोरियोलिस बल के नाम से जानने लगे। अब कुछ महोदय और भी आए, जैसे हम बात करते हैं फेरल। तो फेरल ने इस कोरियोलिस बल को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाइन किया। बात यही है, उसने ये बताया कि किस दिशा में पवनें विक्षेपित होती हैं। तो चलिए हम फेरेल का जो नियम है
इस कोरियोलिस बल से संबंधित उस नियम का अध्ययन करते हैं। फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या कहता है? ये कहता है धरातल पर चलने वाली स्वतंत्र रूप से सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण, धरातल पर चलने वाली स्वतंत्र रूप से सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण क्या होता है? जिस दिशा से पवन आ रही है उसकी ओर, या हम बात करते हैं उसके सम्मुख पीठ करके खड़ा हो जाए तो पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। ये था फेरल का नियम। इसने क्या बताया कि धरातल पर चलने वाली जो स्वतंत्र पवनें होती हैं, वो पवनें पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है, वो पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। अब देखिए, ये जो बीच में पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट उसकी दिशा का उल्लेख कर रहा है। कैसे? ये दायां और बायां भाग, इसको हम क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे? ये जो लाइन है ये इसको क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है। चलिए देखिए, जिस दिशा से पवन आ रही है ये दिशा है, इस दिशा से ये पवन आ रही है। ठीक, जिस दिशा से पवन आ रही है उसकी ओर, इस दिशा से आ रही है पवन और यहां तक आ गई, उसकी ओर, इस दिशा की ओर पीठ करके खड़ा हो जाना है। या हम बात करेंगे जिस दिशा से पवन आ रही है उसके सम्मुख यहां कैसे खड़ा होना है, उसके सम्मुख यहां पीठ करके खड़ा होना है। ये लीजिए, हम यहां पर इस प्रकार से खड़े हो गए, जिस दिशा से पीछे से पवन आ रही है आगे की ओर जा रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये किस ओर मुड़ जाएगी, इस ओर मुड़ जाएगी। ये है दायां भाग।
और दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसे चली जाती है, बायां भाग में। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में ये कैसे चलेगी, ये बिल्कुल सीधी न चलकर इस प्रकार से यहां चलेगी। किसके कारण चलेगी, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। कौन सा बल लगता है, कोरियोलिस बल लगता है, उसके कारण बिल्कुल सीधी न चलकर ये पवने इस प्रकार से, ये जो आपको बताया है ये पवने ऐसे चलती है। ठीक, यही फेरल का नियम है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ठीक है, ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, नीचे वाले क्षेत्र की बात की जाती है, तो पवन इस प्रकार से आ रही है, ये 0 डिग्री मान के चल रहे विषुवत रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में ये पवन इस प्रकार से आ रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये किस ओर मुड़ जाती है, सेम सिस्टम यही रहेगा, इस साइड से आ रही है, इसी की ओर मैंने पीठ कर लिया, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़ जाएगी, ये बायां भाग है, ये लीजिए। अब पवन दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेगी, इस प्रकार से पवन चलेगी। ये था फेरल का नियम। ठीक है, एक महोदय जी और आते हैं, वो भी इसी प्रकार के नियम का उल्लेख करते हैं। पवनों के संबंध में ही उनका नियम स्पष्ट होता है, लेकिन आधार उसका वायु दाब रहेगा। बाईस बेलेट का नियम। 22 बेलेट का नियम देखिए, 22 भी बोलते हैं इसको और 22 भी बोलते हैं। 22 इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इसी प्रकार के नियम का उल्लेख किया। इसने क्या किया कि जिस दिशा से पवन आ रही है, उस दिशा की ओर मुख करके खड़ा होना है। जिस दिशा से पवन आ रही है उस दिशा की ओर अब क्या करना है, मुख करके खड़ा होना है। तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायु दाब, उत्तरी गोलार्ध में न्यून एलपी, न्यून वायु दाब बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में न्यून वायु दाब दाईं ओर मिलेगा। ये लीजिए, ये क्या कहते हैं, देखिए 22 बेलेट, इन्होंने इस नियम का जो प्रतिपादन है वो कब किया, 1875 में किया था। और हम बात करेंगे फेरल,
देखिए कोरियोलिस की बात की जाती है। कोरियोलिस ने 1844 में दिया था। फेरेल ने दिया था, कब दिया था? 1855 में, ठीक है। और बाइस बेलेट, इन्होंने ये नियम कब बताया? 1875 में, ठीक है। ये क्या थे? ये फ्रांसीसी थे, कोरियोलिस, ठीक है। फेरेल की बात करेंगे, अमेरिकन। और बाइस बेलेट की बात की जाती है तो ये नीदरलैंड निवासी थे, नीदरलैंड निवासी थे, ठीक है। अब बाइस बेलेट ने क्या कहा कि जिस दिशा से पवन आ रही हैं, चलिए यहां बात कर रही हैं, ये पवन आ रही है, उसी की ओर क्या करना? हमें मुख करना है, उसी की ओर हमें क्या करना है? मुख करना है। तो देखिए हम इसी साइड में खड़े हैं जिस साइड से पवन आ रही है। उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब कहाँ मिलेगा आपको? बाईं ओर मिलेगा, इस साइड में, यहां पर बाईं ओर क्या मिलेगा आपको? लो प्रेशर मिलेगा। ये बात कर रहा है। अब देखिए एक सामान्य सी कंसेप्ट है कि पवन चलती हैं, ये पवन यहां से यहां तक आई, यहां पर क्या था? हाई प्रेशर, और यहां पर क्या था? लो प्रेशर। तभी तो पवन ने अपना कार्य शुरू किया, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आने लगी, आनी भी चाहिए थी। लेकिन ये क्या कहता है? ये कहता है ये जो लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर यहां पर पाया जाता है, बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर लो प्रेशर पाया जाता है। ये कहता है जी यहां नहीं, यहां पर लो प्रेशर होगा, यही बात कर रहा है। अब हवा कैसे चलेगी? ये लीजिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ये हवा यहां चलेगी, ये। अब हवा की दिशा सेम यही दिशा आ गई। तो यही तो मैं बता रहा था कि भी इन्होंने अलग अलग तरीके से इसका उल्लेख किया है, लेकिन वास्तविक रूप से चीज क्या थी? एक ही थी। यही क्या है? बाइस बेलेट का नियम। दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या कहता है? दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर, चलिए ये क्षेत्र इस क्षेत्र से ऊपर की ओर, ये 0 डिग्री है। इस प्रकार से पवन चली दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब ये क्या कहता है? दक्षिणी गोलार्ध में हमें खड़ा कैसे होना है? हमें खड़ा होना है, पवन जहां से आ रही है, मतलब इस प्रकार से मेरे सामने आ रही है पवन, तो हमें ऐसे ही खड़ा होना है, उसके मुख करके खड़ा होना है, बिल्कुल सामने, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में न्यून वायुदाब कहां मिलेगा? दाईं ओर मिलेगा, इस साइड में मिलेगा जी, इस साइड में, ठीक है। इस साइड में क्या मिलेगा? न्यून वायुदाब यहां मिलेगा। और यहां क्या था? हाई प्रेशर था। ये लीजिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन ने चलना शुरू कर दी। ये भी वही कंडीशन है और ये भी वही कंडीशन है। दोनों कंडीशन क्या हो रही है यहां पर? बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट हो रही है, बिल्कुल सेम है। इसी को हमने क्या कहा है? बाइस बेलेट का नियम। ये दो नियम प्रमुख हैं, एक तो फेरेल का नियम है और दूसरा क्या है? बाइस बेलेट का नियम है। और दोनों को अच्छी तरीके से, बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है, इसको अप्लाई करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर आगे भविष्य में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे हम
नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।